भाई साहब, आज का टॉपिक तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसमें सीखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको ग्रुप डी में जो 25 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं, जिसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑक्सीकरण अवकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को इस टॉपिक से ज़रूर मिल जाएंगे आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और यह सीरीज जो चल रहा है लुसेंट सामान्य विज्ञान का, यह सीरीज अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर साइंस और मैथ का पूरा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ऑक्सीकरण अवकरण यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि लुसेंट सामान्य विज्ञान का ये पार्ट 20 है। लुसेंट सामान्य विज्ञान का जो केमिस्ट्री का सीरीज है उसका आज है पार्ट 20, यानी कि हमने आपको पार्ट 19 तक बता रखा है, जिसमें आपको सीरियल वाइज सभी टॉपिक को कवर करवाया गया है। तो आप लोग पहले 1 से लेकर के 19 तक आप लोग टॉपिक को देखिए, उसके बाद आपको ये 20वां टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट इस टॉपिक को देखते हैं तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जो कि आपको समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए आप लोग पहले पार्ट 19 तक इसको सीरियल वाइज देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण अवकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण होता क्या है, ऑक्सीडेशन जो है वो होता क्या है, ऑक्सीकरण है क्या। तो ऑक्सीकरण जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण जो होता है एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मक, इस रिएक्शन में जो भी परमाणु या अणु भाग लेता है तो उस परमाणु का या अणु का जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक, उसमें क्या होता है, उसका अनुपात बढ़ जाता है। ठीक है, यानी ऊपर का चिन्ह का मतलब है आपको ऊपर का चिन्ह का मतलब मैंने बता रखा है यहाँ पर कि ये बढ़ना, और नीचे का चिन्ह मतलब घटना। तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक क्या होता है, उसका अनुपात बढ़ता है, और या विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात कम होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी अणु जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसमें विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ेगा। यानी कि अगर किसी अभिक्रिया में अगर विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात उस अभिक्रिया के दौरान बढ़ता है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ेगा तो आप कॉमन सेंस की बात है, अगर विद्युत ऋणात्मक परमाणु बढ़ता है तो धनात्मक परमाणु कम होगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ता है तो विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात कम होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो है सो विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, विद्युत ऋणात्मक मूलक या परमाणु है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है। और विद्युत ऋणात्मक क्या है और धनात्मक क्या है आपको पिछले क्लास में देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि आप पीछे का क्लास देख करके आना है आपको। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है सो विद्युत धनात्मक है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है सो विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, तो MgO जो बनेगा, MgO, तो उसमें क्या होगा कि विद्युत ऋणात्मक, ये जैसे मैग्नीशियम में O2 जो है वो चिपक करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यानी कि इस पूरा जो ये जो उत्पाद बना, यानी कि प्रोडक्ट बना रिएक्शन के बाद ये जो यौगिक बना, तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता क्या हुआ, बढ़ा है। क्या हुआ है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ा है।
क्योंकि पहले खाली Mg था, अब हो गया MgO, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या हुआ है कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ा है, क्योंकि ये ऋणात्मक जो था वो इसमें क्या हो गया है, ऐड हो गया है। ठीक है, उसी तरह से कार्बन धनात्मक होता है, ऑक्सीजन ऋणात्मक है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसमें भी क्या होता है कि इसका भी विद्युत ऋणात्मकता का अनुपात क्या हुआ है, बढ़ा है। और जैसे कॉपर हो गया, क्लोरीन क्या विद्युत ऋणात्मक है, कॉपर धनात्मक है, तो कॉपर में क्लोरीन जुड़ करके क्यूप्रस क्लोराइड बनाया है, तो इसमें भी क्या हुआ कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात क्या हुआ, बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसी तरीके से ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अवकरण। हर जगह आप देखेंगे तो ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अवकरण। ठीक है, जैसे ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीकरण में था कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ेगा। अवकरण वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ेगा। इसमें ऋणात्मक का बढ़ रहा था तो इसमें धनात्मक का बढ़ेगा और विद्युत ऋणात्मक का कम होगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, और H2S में जैसे यहाँ पर देख क्लोरीन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है दोनों रिएक्शन करेगा, ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर ये सब रासायनिक अभिक्रिया था, उसी तरीके से ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है Cl2 और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ पर 2HCl बना। ठीक है, प्लस सल्फर अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन था, जो हाइड्रोजन जो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोरीन था, क्लोरीन अलग था तो ये विद्युत ऋणात्मक है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, तो क्लोरीन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन चिपक गया, यानी कि विद्युत धनात्मकता का अनुपात क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर विद्युत ऋणात्मकता का अनुपात या विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। और अगर विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ेगा तो उस अभिक्रिया को कहेंगे अवकरण। यानी कि विद्युत ऋणात्मक बढ़ता है तो ऑक्सीकरण और विद्युत धनात्मक कम होता है तो ऑक्सीकरण। ठीक है, ऋणात्मक बढ़ना यानी कि धनात्मक कम होना। ठीक है, और धनात्मक बढ़ना यानी ऋणात्मक कम होना। ठीक है, तो आपको बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कभी कभी ये रिएक्शन देकर के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इस रिएक्शन को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे अब ये तो हो गया जनरल जो डेफिनेशन है, यानी कि जो सामान्य परिभाषा है वो हो गया ऑक्सीकरण अवकरण का। अब ऑक्सीकरण अवकरण का हम लोग आयनिक सिद्धांत के आधार पर, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर और फिर ऑक्सीकरण अवकरण संख्या के आधार पर हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण का परिभाषा देखते हैं। तो जैसे इसमें कह रहा है कि आयनिक सिद्धांत के आधार पर जो परिभाषा होगा ऑक्सीकरण अवकरण का, तो उसमें क्या ऑक्सीकरण क्या होता है कि किसी आयन पर धनावेश का बढ़ जाना, किसी भी आयन पर अगर धनावेश की संख्या बढ़ जाती है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। धनावेश की संख्या बढ़ने का मतलब है कि ऋणावेश की संख्या कम होना। ठीक है, तो ऑक्सीकरण आयनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण जो होता है किसी आयन पर धनावेश बढ़ना या ऋणावेश कम होना ऑक्सीकरण होता है। जैसे फेरस क्लोराइड है, तो फेरस क्लोराइड से अगर फेरिक क्लोराइड बनाते हैं, फेरस क्लोराइड से अगर फेरिक क्लोराइड बनाते हैं तो फेरस क्लोराइड का क्या होता है फार्मूला FeCl2, यानी कि Fe पर 2+ यानी कि Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज और Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज। ये जो है तो फेरिक क्लोराइड जब बनता है तो FeCl3 होता है उसका फार्मूला, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, FeCl2 फेरस क्लोराइड। तो FeCl3 कहने का मतलब है कि Fe पर 3 पॉजिटिव और Cl पर 1 नेगेटिव, यानी कि पहले था 2 धनात्मक चार्ज, अब हो गया 3 धनात्मक चार्ज। तो फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड बनाने का जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि लोहा पर जो आवेश है धनात्मक उसकी बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। यानी कि यह जो हो गया आयन के आधार पर हो गया, यानी कि धनात्मक आयन जो है उसकी आवेश का संख्या क्या हो गया, बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको। उसी तरीके से अगर अवकरण का देखें इस सिद्धांत पर, तो ऋणावेश बढ़ना और धनावेश कम होना। ऋणावेश अवकरण जो होता है जिसमें ऋणावेश बढ़ता है, इसमें ऑक्सीकरण क्या होता है, धनावेश की संख्या बढ़ रही थी, इसमें क्या होता है ऋणावेश का संख्या बढ़ता है और धनावेश का कम होता है। जैसे SnCl4, जैसे इसको बोलते हैं एस्टेनस क्लोराइड, ये एस्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, SnCl4 को क्या बोलते हैं, एस्टेनिक क्लोराइड, और SnCl2 को एस्टेनस
क्लोराइड। तो एस्टेनिक क्लोराइड में क्या है, टीन पर जो है, एसन पर जो है 4 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है। ये कहाँ से आता है वो देखिए, मैं आपको हल्का फुल्का समझाता हूँ, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जैसे ये क्लोरीन 4 है, यानी कि इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज होगा और इस एसन के सामने कुछ नहीं है, यानी 1 है, यानी 1 नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। इसका वाला पीछे आता है, जैसे 1 नेगेटिव हो गया तो 1 यहाँ आता है, 4 पॉजिटिव यानी 4 यहाँ आता है, तो SnCl4 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 धनात्मक चार्ज था, कितना था, 4 धनात्मक चार्ज। लेकिन अगर वही एस्टेनस क्लोराइड बन जाता है तो यहाँ पर 2 धनात्मक चार्ज हो जाता है SnCl2 में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 हो गया, यानी कम हो गया धनात्मक चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश कम होना अवकरण होता है, यानी कि इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब है थर्ड नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अवकरण की परिभाषा। पहला तो था कि सामान्य परिभाषा, दूसरा है आयनिक सिद्धांत के आधार पर और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अवकरण की परिभाषा। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर क्या होता है ऑक्सीकरण, रासायनिक ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब उच्च विद्युत धनात्मक और निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होना, ठीक है। जैसे कोई भी तत्व जो है, कोई भी तत्व जैसे कोई भी तत्व मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम अगर इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि मैंने आपको कल के परसों क्लास में बताया था कि जो तत्व का जो परमाणु हुआ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वह उतना ही विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है। जैसे रासायनिक ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब है कि वह उच्च विद्युत धनात्मकता की अवस्था प्राप्त करता है, ठीक है। यानी कि उच्च विद्युत धनात्मकता कहने का मतलब कि निम्न विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। अगर कोई उच्च विद्युत धनात्मक है इसका मतलब यह है कि वह निम्न विद्युत ऋणात्मक है। कोई आदमी बहुत अमीर है इसका मतलब है कि वह बहुत ही कम गरीब है, ठीक है। बहुत अमीर कहने का मतलब बहुत ही कम गरीब है, यानी कि उच्च विद्युत धनात्मक कहने का मतलब निम्न विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। और उसी तरीके से अगर अवकरण की बात करें तो अवकरण में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया है अवकरण। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था और इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, और त्याग करने से उच्च विद्युत धनात्मकता प्राप्त करता था तो ग्रहण करने से उच्च विद्युत ऋणात्मकता प्राप्त करेगा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता प्राप्त करेगा, ठीक है। यानी कि निम्न विद्युत धनात्मकता। कोई आदमी बहुत गरीब है इसका मतलब है कि वो बहुत कम अमीर है, ठीक है, वही कहने का मतलब हुआ। तो चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम जो होता है वो अगर सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए क्या करता है, ये अपने से एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ठीक है। तो ये जो सोडियम ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यानी कि सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना यानी कि सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो क्लोरीन का अवकरण हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये उच्च विद्युत धनात्मकता में आ गया और ये ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता में आ गया। जिसका ऑक्सीकरण होता है वह उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था में आ जाता है और जिसका अवकरण होता है वह उच्च विद्युत ऋणात्मक की अवस्था में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीकरण क्या है, सामान्य जो परिभाषा उसका है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ता है। ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो उत्पाद बनता है उसमें उस उत्पाद में, उस प्रोडक्ट में, रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट में जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु है उसका अनुपात क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और अवकरण में क्या होता है कि विद्युत धनात्मक परमाणु का अनुपात जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ा तो ऋणात्मक का तो ऑब्वियसली घटेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको ये समझ में आ गया। दूसरा मतलब था कि आयनिक सिद्धांत के आधार पर परिभाषा। तो आयनिक सिद्धांत के आधार पर जो ऑक्सीकरण अवकरण का परिभाषा है काफ़ी आसान है। इसमें क्या है कि ऑक्सीकरण में क्या है, किसी आयन पर धनावेश का संख्या बढ़ना, ठीक है। धनावेश का संख्या बढ़ना यानी कि ऑब्वियसली ऋणावेश का संख्या कम होगा। तो धनावेश का संख्या बढ़ता है तो ऑक्सीकरण और धनावेश की संख्या कम होता है तो अवकरण,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर जो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में आ जाएगा। अब उच्च विद्युत धनात्मक कहने का मतलब हुआ कि निम्न विद्युत ऋणात्मक, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया कि अगर कोई आदमी बहुत ही अमीर है, यानी कि कहने का मतलब बहुत ही कम गरीब है, बहुत अमीर यानी कि बहुत ही कम गरीब, ठीक है, और अगर बहुत ही गरीब है तो बहुत ही कम अमीर होता है, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया। अब है कि ये जो ऑक्सीकरण अवकरण जो हमने देखा अभी, तो कोई पदार्थ हो जाए जो ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता होगा, यानी कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया में किसी दूसरे पदार्थ को, किसी दूसरे परमाणु को ऑक्सीकृत करता है। वैसे जैसे कोई ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया में अगर कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। और अवकारक में क्या होता है कि यह जो है अवकारक पदार्थ जो है वह दूसरे को अपकृत करता है, यानी कि दूसरे का रिडक्शन करवाता है, तो इसको अवकारक बोलते हैं। जैसे कोई भी एजेंट जो होता है, कोई भी एजेंट, वो जैसे LIC एजेंट, आपने LIC कभी करवाया होगा, तो LIC एजेंट जो है आपका LIC करता है, आपका LIC करवाता है, तो वो LIC एजेंट कहलाता है। उसी तरह से ऑक्सीकारक पदार्थ यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है तो आपका ऑक्सीकरण करवाता है, ठीक है, उसका खुद का ऑक्सीकरण नहीं होता, दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है वो, इसलिए वो जो है ऑक्सीकारक पदार्थ यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका अवकरण होता है यह खुद का, इसका जो पदार्थ जो होगा जो दूसरे को ऑक्सीकृत करवा रहा है उसके खुद का तो अवकरण हो जाता है, खुद का रिडक्शन होता है, लेकिन दूसरे को क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। अब इसका खुद का जो अवकरण होता है, इस ऑक्सीकारक पदार्थ खुद का जो अवकरण करवाता है, यानी कि अवकरण में क्या हमने बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, अवकरण में क्या था, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो यानी ऑक्सीकारक पदार्थ जो है जिसका खुद का अवकरण होता है, दूसरे को ऑक्सीकृत करवाता है, तो वो खुद को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होगा, खुद में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होगा, तभी तो उसका अवकरण होता है, ठीक है। उसी तरीके से अवकारक पदार्थ में क्या होता है कि अवकारक वैसा पदार्थ है जो दूसरे को अवकृत करता है और खुद का क्या होता है, उसका ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। यानी कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग अवकारक पदार्थ कहते हैं, और जिसका उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि खुद में से इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तभी ना उसका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ना कि जो ऑक्सीकरण जिसका होता है उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। तो अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब है एक ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक, अवकारक और उभयधर्मी पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ उसको बोलते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत करवा देता है, ऑक्सीकारक पदार्थ उसको बोलते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत करवा देता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको कि आप लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये क्लोरीन, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हो गया लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या है कि ऑक्सीकारक पदार्थ है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, इतना बस 1 2 3 4 5 6 7 ही, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और अवकारक में क्या है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया, और हाइड्रो आयोडिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो आयोडिक एसिड। जैसे आप लोग HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, उसी तरह के HI को हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलते हैं। अगर आप HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे तो HI को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड है और ये स्टेनस क्लोराइड है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अवकारक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये सब ध्यान में रखने का चीज़ है, ठीक है। उभयधर्मी उसको बोलते हैं जो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, अवकारक की भी तरह व्यवहार करता है, यानी दोनों की तरह ये व्यवहार करता है। तो इसमें से कुछ है जो ऑक्सीकारक अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये कभी कभी अवकारक की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार करता है, इसलिए इसको उभयधर्मी पदार्थ बोलते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये भी कभी कभी ऑक्सीकारक कभी कभी अवकारक की तरह व्यवहार करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये वो भी कभी कभी ऑक्सीकारक कभी अवकारक की तरह व्यवहार करता है। और ये जो है नाइट्रस अम्ल, ठीक है, ये था HNO3, यहाँ पर 3 है तो नाइट्रिक अम्ल है, और यहाँ पर HNO2 है तो ये नाइट्रस अम्ल है, ठीक है। नाइट्रस अम्ल भी जो होता है वो भी कभी कभी ऑक्सीकारक और कभी कभी अवकारक की तरह व्यवहार करता है।
अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या। आपको एग्जाम में बार बार आता है कि कोई आपको यौगिक दे देगा, बोलेगा इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसमें जैसे ये बार बार आपके एग्जाम में आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। ठीक है, तो ये सब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसको हम लोग आज सीखेंगे। तो जैसे ऑक्सीकरण संख्या ने ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित, किसी भी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या कब? जब अणु के अन्य परमाणु को संभावित आयन के रूप में अलग कर लिया जाए। किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या को ही हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। उसमें एक कंडीशन है, कब? कि जब अणु के अन्य परमाणु को संभावित आयन के रूप में अलग कर लिया जाए। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझेंगे। और किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक आपको रूल है, उसको देखिए। इसमें कह रहा है कि किसी यौगिक के अणु में सभी तत्व के परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या का जो बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल में जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ये है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। तो पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो होता है +1। तो इसमें आपको निकालना है मैग्नीज का। आपको क्या निकालना है? मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? इसमें मैग्नीज का निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम का पता करना पड़ेगा और ऑक्सीजन का पता करना पड़ेगा। ठीक है, और मैग्नीज का मान लेंगे x। तो अगर तीनों का हो गया पता, इसको पता कर लेंगे, मैग्नीज को x मान लेंगे और इसको भी पता कर लेंगे, और तीनों को जोड़ेंगे तो उसका योग 0 होना चाहिए। उसका योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर पोटेशियम का क्या होता है? +1। पोटेशियम क्या होता है? +1। आपको किसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है वो मैं आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ऑक्सीजन जो है सो पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर ग्रुप में है, और 1 नंबर ग्रुप में है, और ये धातु है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो +1 होगा। ठीक है, और 1 नंबर ग्रुप में है इसलिए +1 होगा। 1 नंबर ग्रुप का 1 होता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन संख्या +1। ठीक है, और मैग्नीज का मान लिए x, क्योंकि हमको निकालना है उसका, और प्लस। अब ऑक्सीजन का होता है -2। ऑक्सीजन कितना होता है? -2, क्योंकि वह अपना जो अष्टक पूरा करता है वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो यहाँ पर -2 यानी कि ऑक्सीजन 4 है, यानी 4 गुना -2 यानी कि -8, यानी 4 गुना -2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 + x - 8, तो बराबर कितना? 0 होगा, क्योंकि बीजगणितीय योग 0 होता है। तो 8 में से -8 में से 1 गया तो -7, यानी x - 7। इसको इधर आप देखिए, x - 7 बराबर 0। x बराबर कितना? x बराबर कितना? +7। तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या कितना होती है? +7। आपको पता चल गया मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? +7। तो आप लोग कमेंट करके ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बताएंगे। आपके लिए होमवर्क जैसा हो गया कि अगर आपने इसको सीख लिया है तो आप लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट में यानी K2Cr2O7 में आपको बताना है क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। अगर आपने इसको समझ लिया है तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब है कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण अवकरण का जो परिभाषा है वो क्या हो सकता है। तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण संख्या अगर घटता है तो अवकरण हो रहा है। ठीक है, जैसे अब एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी अगर परमाणु, किसी तत्व का परमाणु है जो मुक्त अवस्था में है, या अणु जो है मुक्त अवस्था में है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0। क्या होता है उसका? 0। जैसे कि क्लोरीन का निकालेंगे Cl2 का, तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे Fe का क्या होता है? 0। तो Fe + 2HCl, तो FeCl2 + H2 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि Fe का तो 0 था ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन HCl में क्या है कि H का +1 हो गया। ठीक है, H का क्या हो गया? +1 हो गया। और यहाँ पर FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड में
Fe का कितना हो गया, +2 हो गया, और H2 का 0 हो गया। यानी कहने का मतलब जो लोहा का पहले 0 था उसका लोहा का रिएक्शन के बाद क्या हो गया, +2, यानी कि लोहा का क्या हो गया, 2 बढ़ गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 था, हाइड्रोजन का यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि लोहा का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि इसका ऑक्सीजन संख्या बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हुआ इस रिएक्शन में। और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या घट गया, यानी कि 1 से 0 हो गया, तो हाइड्रोजन का अवकरण हुआ, यानी कि लोहा का ऑक्सीकरण हुआ। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक पदार्थ होता है, यानी कि यहाँ पर लोहा जो है अवकारक है, और जिसका अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक होता है, यानी कि हाइड्रोजन इस रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अगर आपको वीडियो आज का समझ में आया है तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको अगर सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं। और अगर आप चाहते हैं कि बायो का भी मैं एक सीरीज लाऊं तो मैं बायो का भी सीरीज लाऊंगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है ऑक्सीकरण संख्या से। ठीक है, कि आपको कोई यौगिक दे देगा, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2O2, HNO3, PbO2, कोई भी आपको दे देगा, बोलेगा उसमें कि किसी तत्व का ऑक्सीजन संख्या निकालना है। जैसे बार बार एग्जाम में ये दोनों खूब आता है, KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग आराम से सीख लेंगे, आपको सब निकल जाएगा अगर आपने इसको सीख लिया है तो। और इससे और क्वेश्चन आता है कि आपको डायरेक्ट जो है तो परिभाषा से क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट आपको परिभाषा से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको जैसे ये पूछ देगा कि किसी आयन पर धनावेश का संख्या बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है कि अवकरण होता है कि क्या होता है। तो आपको अगर परिभाषा ध्यान में है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, आपको ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अवकारक है। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।